नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, वो है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम पढ़ने के पहले ये सिलेबस को आपको समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं और कहां पे पढ़ते हैं। तो एक्चुअली हम ये इसलिए समझा रहे हैं कि हमें एनसीईआरटी के प्रॉपर सीक्वेंस को जानना चाहिए। एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर दिया हुआ ना वो है द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा चैप्टर दिया हुआ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा चैप्टर दिया हुआ प्लांट किंगडम और चौथा चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, और उसके बाद सीक्वेंस में है एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो अब तक जो आपके पास हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, तो हर एक चैप्टर को हम लोग एम लर्निंग में अलग अलग बना रहे हैं। जैसे एनाटॉमी ये अलग एक चैप्टर होगा, चैप्टर वाइज एम लर्निंग में ये पढ़ाई हम लोग करवा रहे हैं, है ना, सीक्वेंस में चल रहे हैं। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो है प्लांट किंगडम। तो पहले ये समझते हैं इस पूरे चैप्टर को कैसे हम लोग क्लासिफाई किए। तो पहले हम लोग लिविंग वर्ल्ड के कैरेक्टर को देखा गया, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात की गई। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को एनसीईआरटी में बेस लिया गया। 5 सिस्टम में पहला सिस्टम था प्रोटिस्टा, दूसरे ग्रुप का नाम था मोनेरा, तीसरे ग्रुप का नाम था फंगी, चौथे ग्रुप का नाम है प्लांटी और पांचवें ग्रुप का नाम है एनिमलिया। ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाए। इस पांचों किंगडम के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, मोनेरा के बारे में और फंगी के बारे में, ये तीनों को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ा जाता है ना। इन तीनों चीजों को, फंगी के बारे में इफ यू वांट टू नो अबाउट फंगी, फंगी का लाइफ साइकिल, टाइप ऑफ फंगी, उससे होने वाले डिजीज, है ना, इनके लाइफ साइकिल, तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में आपको फंगी पढ़ना है। अगर हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, जो मोनेरा का सोल एग्जाम्पल, अकेला एग्जाम्पल है, यू बैक्टीरिया हो, आर्की बैक्टीरिया हो, तो आपको फिर किस चैप्टर को देखना है? आपको मोनेरा देखना है। मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के मोनेरा वाले टॉपिक्स में आपको बैक्टीरिया के बारे में पता चलेगा। लेकिन अगर आपको प्रोटिस्टा देखना है तब भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में ही आपको पता चलेगा। तो ये तीनों को हम लोग अलग कर दिए। चौथा था प्लांटी। ये प्लांटी को फिर अलग क्लासिफिकेशन दिया गया, प्लांट किंगडम, है ना, ये चैप्टर को अलग कर दिया गया। तो प्लांट किंगडम में हम लोग यहाँ पे किन चीजों को पढ़ते हैं? तो प्लांट किंगडम में सबसे पहले हम लोग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। कैसे हमने क्लासिफाई किया चीजों को, कैसे ऑर्गेनाइज किया। इसमें पहला टॉपिक हमारा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद एल्गी है, दूसरा टॉपिक ब्रायोफाइटा है, तीसरा टॉपिक टेरिडोफाइटा है, चौथा टॉपिक जिम्नोस्पर्म है और पांचवा लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म है। ये जो सिलेबस दिया गया ना, तो बच्चों ये सिलेबस रैंडमली नहीं दिया गया, ये वही तरीका था जिस वे में क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस वे में हम लोग सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, इसी वे में हम लोग कहते हैं कि इवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले पानी में एल्गी का ग्रोथ हुआ और लैंड प्लांट में लाइकेंस के बाद ब्रायोफाइटा आया। ब्रायोफाइटा का इवोल्यूशन हुआ, है ना, हार्ड सॉइल में ये ग्रो करना शुरू किया और ब्रायोफाइटा के डेथ एंड डीके के बाद ये टेरिडोफाइटा ग्रुप का प्लांट ग्रो किया, जिसको हम लोग फर्न के नाम से जानते हैं। फिर टेरिडोफाइटा के ग्रोथ के होते होते जिम्नोस्पर्म ग्रुप का प्लांट ग्रो करने लगा और जिम्नोस्पर्म के एंड में एंजियोस्पर्मिक प्लांट ग्रो कर गया। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ सिलेबस है, ये सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन भी है। इसी सीक्वेंस में इवोल्यूशन हुआ और इसी सीक्वेंस में चैप्टर्स हमारे सिलेबस में दिए गए हैं और हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो ये हम लोग प्लांटी की बात कर रहे थे। प्लांटी में ये सारे सिलेबस में हम लोगों ने देखा कि ये हमारे ग्रुप्स हैं। तो अब हम लोग पहले तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जब हम लोग किसी भी प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई करते हैं तो हम लोग 7 कैटेगरीज की बात करते हैं और इस 7 कैटेगरीज को याद करने के लिए एक स्टेटमेंट लिखते हैं, कीप पॉट और डिश क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ये बहुत सीधी सी बात है। आप अपने बर्तन को, पॉट को या डिश को साफ रखो, नहीं तो परिवार के लोग क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। ये एक स्टेटमेंट आपको जब कभी किसी जगह पे क्लासिफिकेशन की बात होती है, 7 कैटेगरीज को बता रहा है। पहला है कैटेगरीज कीप।
K स्टैंड फॉर किंगडम। दूसरा कैटेगरी है पॉट और डिश। ये दोनों को 2 नंबर ही लिखे हैं, क्योंकि पॉट स्टैंड फॉर फाइलम, फाइलम शब्द एनिमल में यूज किया जाएगा, और डी फॉर डिवीजन, डिवीजन शब्द प्लांट के लिए यूज किया जाएगा। तो अगर प्लांट होगा तो डिवीजन शब्द का प्रयोग करेंगे, और अगर एनिमल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो फाइलम शब्द का प्रयोग करेंगे। और सी, अब ये तीसरे कैटेगरी है, सी स्टैंड फॉर क्लास, सी से क्या हो गया क्लास। ओ से ये 4th कैटेगरी हो गई ऑर्डर, है ना, 4th क्या हो गया ऑर्डर। फिर आते हैं अदरवाइज, फैमिली, ये 5th कैटेगरी है फैमिली, एफ फॉर फैमिली, फैमिली एज इट इज लिखेंगे। गेट सिक, ये 6th, और ये 7th कैटेगरी है। 6th कैटेगरी का नाम हो गया जी फॉर जेनस और एस फॉर स्पीसीज, है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग ये 7 कैटेगरीज को देखे। इस 7 कैटेगरीज में जब भी क्लासिफिकेशन करते हैं उसका प्लांट का पूछते हैं किस किंगडम है, प्लांटी है या एनिमली है, ये किंगडम है। अगर प्लांटी है तो वो फिर फाइलम बताइए, डिवीजन बताइए, एंजियोस्पर्मी प्लांट है या जिम्नोस्पर्मी प्लांट है, क्लास बताइए, पॉलीपेटलस है, गैमोपेटलस है, कैसा है, ऑर्डर बताइए, फैमिली बताइए, और जेनस और स्पीसीज बताइए। तो जब भी कोई नया प्लांट मिलता है उनमें ये 7 कैटेगरीज को हम लोग ढूंढते हैं, और इसके बेसिस पे हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं। ये कैटेगरीज की जरूरत क्यों पड़ी? कन्वीनियंट कैटेगरीज में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, क्योंकि कई बार एक ही ग्रुप के 1000 प्लांट या 500 प्लांट मिल रहे होते हैं, तो इंडिविजुअली सभी 500 या 1000 प्लांट को पढ़ने से बेहतर है उस ग्रुप के एक प्लांट के सारे कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर लिया गया, और ऑब्जर्व करते ही हम 500 to 1000 जितने भी उसके मेंबर्स होंगे सभी के बारे में पूरी तरह से जान गए। तो ये जो सिस्टम डेवलप किया गया इसको बोला गया टू मेक कन्वीनियंट कैटेगरीज। ये हमने बनाया, कैटेगरीज बनाया, ये साइंटिस्ट के द्वारा फॉर्मेशन किया गया था। तो कितने कैटेगरीज बने? हम 1 2 3 4 5 6 7, तो देयर आर 7 कैटेगरीज। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये 7 ही क्यों था? एक बच्चे ने हमसे पूछा कि सर 7 ही क्यों रखा गया, 8 क्यों नहीं बना? तो ये बहुत अच्छा मेरे पास एक आंसर था। हमने कहा शादी में कितने फेरे होते हैं बच्चों? शादी में 7 फेरे। तो लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज 7 ही होती है। देखो कुछ एग्जाम्पल हम लोग दिखा रहे हैं। शादी में ये 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 बार मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, 7 ओथ लिया जाता है। तो लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज शादी, शादी में 7 क्या किया गया? फेरा और मंत्र लिया गया। चलिए दूसरे चीजों को दिखाते हैं। पूरे वर्ल्ड में देयर आर 7 वंडर, 7 वंडर हैं, है ना, 7 आश्चर्य हैं, महाआश्चर्य हैं। तो ये भी हो गया। चलो और भी चीजें देखते हैं। 7 के बारे में बताना शुरू कर रहे हैं, और भी चीजें बताते हैं। म्यूजिकल नोट्स, सा रे गा मा पा धा नी, ये देखिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ये म्यूजिकल नोट्स भी कितने होते हैं? ये भी 7 होते हैं। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि लाइफ में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज होंगे, बहुत से चीज 7 हो गए। चलिए बेसिक कलर मैं समझा रहा हूं। एक लाइट डाले प्रिज्म से, ये 7 बेसिक कलर में टूट गया, विब गया। और अब देखिए कितने बेसिक कलर हो गए? 7, है ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो बेसिकली बहुत सी चीजें 7 हैं। इसको कहते हैं 7 की महिमा, 7 की महिमा। तो आपको मैं दिखा रहा हूं, देयर आर 7 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज, देयर आर 7 इंपॉर्टेंट। जब भी व्हेन वी क्लासिफाई ए प्लांट और एन एनिमल, देयर आर 7 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज। और ये जो 7 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज था, इसी को रिजेंबल कर रहे थे कि दुनिया में इंपॉर्टेंट चीज 7 होते हैं, इसीलिए ये भी 7 बनाया गया। 7 कह रहे हैं ओशन, देयर आर 7 ओशन, 7 ओशंस हैं, है ना। 7 प्राइमरी बेसिक कलर, 7 हम लोग बात कर रहे हैं। एक हफ्ते में देयर आर 7 डेज, है ना, 7 दिन होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप स्टूडेंट के लेटर्स को देखिए। स्टूडेंट, STUDENT, कितने लेटर्स हैं जरा काउंट कीजिए? 1 2 3 4 5 6 7। वंस अगेन स्टूडेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्टूडेंट्स हैं। इनके भी नेम में 7 लेटर लगा हुआ है। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक और बात, अब आप देखिए टीचर, TEACHER, और लेटर्स को काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7।
देयर आर 7 वर्ड्स, है ना। यहां भी टीचर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बच्चों के कोर्स ऑफ एक्शन को चेंज कर देते हैं। बच्चे कहां से शुरू होते हैं और कहां पहुंच जाते हैं। मेडिकल, आईआईटी, आईएएस, है ना, ये लाइफ के जो बहुत बड़े बड़े एम्बिशियस होते हैं, एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट में पहुंच गए, तो ये अलग अलग लाइफ में पहुंचाने में इनकी मदद टीचर्स करते हैं। टीचर वो गाइडलाइन देते हैं जिनके बच्चे दौड़ते हैं, जिन पे बच्चे फॉलो करते हैं। तो ये 7 कैटेगरीज की बात कर रहे थे। तो जब भी हम लोग ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ये बताएंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स को कुछ बड़े ग्रुप में डिवाइड किया गया। वो बड़े ग्रुप किसी न किसी कैरेक्टर के बेसिस पे डिराइव किए गए। वो बड़े ग्रुप क्या किए गए, किसी न किसी कैरेक्टर के बेसिस पे डिराइव किए गए। अब उन कैरेक्टर के बेसिस पे बड़े ग्रुप को क्यों बनाया गया, फिर ये समझते हैं। अब ये समझने के लिए आपको हम 500 लाइन में आदमी खड़े कर दिए गए हैं। 500 पीपल्स आर स्टैंडिंग इन अ लाइन और आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ये पहला आदमी मिस्टर राम, दूसरा आदमी मिस्टर श्याम, तीसरा आदमी मिस्टर श्याम। कुछ करते करते ये 500 आदमी का इंट्रोडक्शन कराया गया और बैक से फिर पूछा गया, जरा बताइए तो आपको इस आदमी का नाम क्या है। आप बता पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इट इज डिफिकल्ट फॉर ए पर्सन टू नो एग्जैक्टली। किसी के बारे में अचानक आप पूछेंगे 500, 1000, यहां तो 1.7 to 1.8 मिलियन प्लांट्स और एनिमल्स हैं। इतने सारे प्लांट्स और एनिमल्स की जानकारी एक आदमी के लिए रखना बहुत ही डिफिकल्ट था। इसीलिए हमें इंपॉर्टेंट ग्रुप को डेवलप करना पड़ा, एक सिस्टम बनाना पड़ा। और इस सिस्टम में हमने इंपॉर्टेंट कैटेगरीज के बेसिस पे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बेसिस पे हमने कुछ कैटेगरीज बना दी। जैसे हमने कहा ये 3 तरह का प्लांट बनाए। एक प्लांट बहुत लंबा था, ऐसा 50 प्लांट है, एक जंगल में गए। दूसरा, ये उससे छोटा प्लांट था, ऐसा भी 100 प्लांट है, ऐसा 50 प्लांट्स है। और एक बहुत छोटा छोटा प्लांट था, तो यहां पे ऐसा 500 प्लांट्स है। हम लोग क्या देखे, छोटे वाले प्लांट्स लगभग एक तरह के कैरेक्टर को कैरी कर रहे हैं। ये बीच वाले हाइट के प्लांट एक दूसरे तरह के कैरेक्टर को कैरी कर रहे हैं। ये लंबे वाले प्लांट एक तीसरे तरह के कैरेक्टर को कैरी कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ तीनों के कैरेक्टर को जान के, सिर्फ इन तीनों के कैरेक्टर को जानने का प्रयास किए। लंबे वाले का कैरेक्टर, बीच वाले का कैरेक्टर, और हमने 500, 150, 650 प्लांट्स की जानकारी मिल गई। यही टारगेट होता है इंपॉर्टेंट कैटेगरीज बनाने का। तो ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया जाता है उसका पर्पस ये होता है कि एक ऐसे क्लासिफिकेशन को बनाएं जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स या एनिमल्स को हम लोग कन्वीनियंटली स्टडी कर पाए, बैठ के उसको पढ़ पाए। इसीलिए ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। तो बच्चों, हमने क्या देखा कि जब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे तो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज के बेसिस पे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया। तो जब ये शुरुआत हुई तो ये शुरुआत हुई एरिस्टोटल, जिनको अरस्तु कहा जाता है, और कैरलस लीनियस, इनके द्वारा ये पहले शुरुआत हुई थी। पहली बार जब क्लासिफिकेशन किया जा रहा था तो उस क्लासिफिकेशन का नाम दिया गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हमको ये 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत प्राइमरी जानकारी हम लोगों को चाहिए। मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से या तुम्हारा जो 11th का सिलेबस है, बहुत प्राइमरी जानकारी चाहिए, बहुत डिटेल्स हम लोगों को जाने की इसमें जरूरत भी नहीं है। और जो क्वेश्चंस मेडिकल में आए हुए हैं उन पे हम लोग टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है और ये कैसे बनेगा। हो सकता है आपको मन करे कि आप एक प्लांट और या एनिमल को ढूंढे हैं, ये प्लांट नया है और आप इसको क्लासिफाई करना चाहते हैं, तो आप इन सिस्टम में से किसी एक सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे तो ये बन जाएगा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। जैसे ये अगर आप जो क्लासिफाई कर रहे हैं, अगर एक कैरेक्टर पे या फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे कोई क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट करते हैं तो ऐसे क्लासिफिकेशन को आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसको जाएगा, जब भी किसी प्लांट्स के ग्रुप को या एनिमल के ग्रुप को ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू कैरेक्टर, वन और फ्यू कैरेक्टर, तो यहां पे जो हम लोग क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, दीज आर कंसर्न विथ प्लांट, ये प्लांट से कंसर्न है। तो आर्टिफिशियल कैसा हो गया, इट इज बेस्ड ऑन वन और फ्यू कैरेक्टर, एक
या कुछ, वन और फ्यू, एक या कुछ, दो या तीन। कैसे कैरेक्टर? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लेके। अगर जैसे एक साइंटिस्ट हैबिट के बेसिस पे हर श्रब और ट्री में प्लांट को डिवाइड कर दिए, किसी चीज के नंबर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दिए, शेप ऑफ लीव के बेसिस पे कर दिए, तो हर एक बार वो क्या कर रहे हैं, कलर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दिए, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये सिंगल और फ्यू कैरेक्टर को लेके कंसीडर कर रहे हैं। देखा ये गया कि जो साइंटिस्ट इस पे क्लासिफिकेशन किए, वो जो कैरेक्टर ले रहे थे ना, वो वेजिटेटिव कैरेक्टर को लेके क्लासिफिकेशन किए कर रहे थे। तो एरिस्टोटल हो या तो एरिस्टोटल क्या किए, या और भी जो साइंटिस्ट थे, वो इस सिस्टम में मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर को लेके क्लासिफिकेशन किए। तो इस सिस्टम को हम लोग नाम दे दिए हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, तुमको आंसर होगा इट इज बेस्ड ऑन वन, ऐसे घेर दिए हैं, इसको हम लोग कलर से मार्क कर दें, और फ्यू, है ना, वन और फ्यू, ये हम लोग कलर से मार्क कर रहे हैं, वन और फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अगर कोई भी क्लासिफिकेशन, अगर आप क्लासिफिकेशन करने बैठे, एक प्लांट निकाले और उसमें आप किसी एक कैरेक्टर के बेसिस पे, सपोज कीजिए आप लीफ के अरेंजमेंट के बेसिस पे ऑल्टरनेट है या ऑपोजिट है, आप 10-15 प्लांट का क्लासिफिकेशन कर दिए, तो आपके इस क्लासिफिकेशन को कहा जाएगा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्यों? क्योंकि आपने एक अरेंजमेंट ऑफ लीफ के कैरेक्टर को कंसीडर करके 10, 15, 20 प्लांटों का क्लासिफिकेशन कर दिया। एक को ऑल्टरनेट कैटेगरी में रख दिए, दूसरे को ऑपोजिट कैटेगरी में रख दिए, तीसरे को ऑपोजिट सुपरपोज कैटेगरी में रख दिए, चौथे को वर्ल्ड कैटेगरी में रख दिए। तो ये आपका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैसा हो गया? ये आर्टिफिशियल सिस्टम कहलाया। क्यों कहलाया? क्योंकि आपने एक, वन और फ्यू, हो सकता है अब आप दो कैरेक्टर को ले लिए, लीफ में रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन, एक कैरेक्टर ये ले लिया, और दूसरा अरेंजमेंट ऑफ लीफ ले लिया, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट और वर्ल्ड, और क्लासिफिकेशन कर दिए। 25-30 प्लांट्स थे, तीनों कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड कर दिए। यहां फिर आपका क्लासिफिकेशन कैसा हो गया? वंस अगेन योर क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ एंड वेनेशन। So now we can say once again that it is based on one or few character, and whenever a classification is done on the basis of one or few character, we will call it artificial system of classification. अब आते हैं एक क्वेश्चन, क्या आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन परफेक्ट सिस्टम है? दुनिया में कोई भी आर्टिफिशियल चीजें परफेक्ट नहीं होती हैं, ये भी परफेक्ट नहीं है। क्यों परफेक्ट नहीं है? क्योंकि फिर यही जो इसका कैरेक्टर था, यही इसका ड्रॉबैक है, इट इज बेस्ड ऑन वन और फ्यू कैरेक्टर। चूंकि ये वन और फ्यू कैरेक्टर पे बेस्ड थे, हो सकता है 30 प्लांट्स हमारे पास हैं, उस 30 प्लांट्स में जिस कैरेक्टर को लेके हम लोग चल रहे हैं वो सब में सिमिलर हैं। अब एक एक प्लांट्स में 25 कैरेक्टर है, बाकी के 24 कैरेक्टर सबके डिफरेंट हैं, और जिस कैरेक्टर को हम लेके चले वो कैरेक्टर सब में कॉमन थे। तो हमने उन 25 प्लांट्स को एक कैटेगरी में रख दिया, क्योंकि जिस कैरेक्टर को लेके हम कंसीडर कर रहे थे वो सब में पाए जा रहे थे। लेकिन वही एक कैरेक्टर ऐसा था जो सब में सिमिलर था, बाकी सभी में कैरेक्टर्स डिफर कर रहे थे। इसका मतलब ये डिफरेंट प्लांट थे, सिर्फ एक कॉमन कैरेक्टर पाया जा रहा था, लेकिन हमने इसको एक ही ग्रुप में डाल दिया। ये तो क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक हो गया ना। तो ये देखिए, एरिस्टोटल के बाद कैरलस लिनियस नामक साइंटिस्ट प्लांट को क्लासिफाई किए। ये इनका जो क्लासिफिकेशन था, फिर ये एक ही कैरेक्टर को लेके चले, हालांकि ये सेक्सुअल कैरेक्टर को लेके चले, एंड्रोसियम को लेके चले, स्टामेन को लेके चले, और 24 क्लासेस में पूरे सिस्टम को जितने भी प्लांट्स था एंजियोस्पर्म के, इनको 24 क्लासेस में क्लासिफाई कर दिए, और शुरुआत की नंबर ऑफ स्टामेन से। मोनैंड्रिया टर्म का यूज किए, मोनैंड्रिया है ना, एंड्रोसियम, मोनो मतलब वन, और मोनैंड्रिया में कैना के प्लांट को कैटेगराइज किए। जो कैना, आज हम लोग आपको एक प्लांट दिखाए थे, वो प्लांट कैना था। कैना, उस प्लांट के नंबर ऑफ स्टामेन को 1 था, उसको कैटेगराइज किए। तो कैरलस लिनियस साहब क्या किए? लिनियस साहब सेक्सुअली एंड्रोसियम के नंबर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किए, और 24 ग्रुप्स में ये डिवाइड कर दिए, 24 क्लासेस में डिवाइड कर दिए।
इसलिए क्वेश्चन और आता है, हुज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये लीनियस साहब का क्लासिफिकेशन है जिसको हम लोग सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि आर्टिफिशियल किस पे बेस्ड था। दूसरा आ सकता है कि आर्टिफिशियल सिस्टम से क्या ड्रॉबैक मिले। इसके सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या मिला कि चूंकि हम एक ही या फ्यू कैरेक्टर के बेसिस पे ग्रुप को डिवाइड कर रहे थे, ग्रुपिंग कर रहे थे, तो कई बार क्या हो रहा था, सिमिलर प्लांट्स आर प्लेस्ड ऑन डिफरेंट लोकेशन। दो प्लांट बिल्कुल सिमिलर थे, एक कैरेक्टर पे के बेसिस पे वो डिफरेंट थे, और हमने उसी को एक कैरेक्टर के बेसिस पे वो डिफरेंट थे और बाकी 24 कैरेक्टर सिमिलर थे, हमने उसी कैरेक्टर को कंसीडर किया जो डिफरेंट थे, तो हमने उसको दो अलग अलग कैटेगरी में रख दिया। तो सबसे बड़ा क्या ड्रॉबैक क्या हो गया? दे सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जो स्पीसीजों को एक साथ होना चाहिए था वो अलग अलग हो जाते हैं, और जिन स्पीसीज को एक साथ होना चाहिए था वो अलग अलग हो गए, और जिनको अलग अलग होना चाहिए था वो एक साथ हो गए। ये जो सिस्टम होता है इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आर केप्ट टुगेदर आर, और दे सेपरेटेड। इस सिस्टम में क्या हो गया? सेपरेट हो गया जो क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स था, और जो अनरिलेटेड प्लांट्स था वो एक साथ आ गए। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। ये हम लोग क्या देख रहे थे कि लीनियस साहब क्या किए, लीनियस साहब पूरे प्लांट्स में का जो क्लासिफिकेशन किए वो सिर्फ एक कैरेक्टर के बेसिस पे किए, और वो कैरेक्टर था स्टामेन का नंबर। तो नंबर ऑफ स्टामेन के बेसिस पे वो किए और 24 क्लासेस में इसको डिवाइड किए, है ना। तो चूंकि स्टामेन को कंसीडर किया गया, स्टामेन सेक्सुअल पार्ट था, इसीलिए इसको सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा गया। तो ये क्वेश्चन हमने कहा कि ये मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज sexual system of classification? So your answer is what? The system of Linnaeus or Carolus Linnaeus system of classification is called sexual system of classification. फिर दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि Linnaeus और Aristotle system of classification is, तो ऑप्शन रहेगा artificial, natural और phylogenetic system of classification। तो आपका फिर आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों नाम याद रखना है, एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन को और लीनियस के क्लासिफिकेशन को। चूंकि ये वन और फ्यू कैरेक्टर पे बेस्ड थे, इनको हम लोग आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में रखे हैं। अब हम लोग आर्टिफिशियल सिस्टम के ड्रॉबैक को देख रहे थे। क्या देखा गया? इसमें उतना ही इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया वेजिटेटिव कैरेक्टर को भी और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को भी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था बच्चों? क्योंकि इवोल्यूशन में सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है जब प्लांट्स का इवोल्यूशन हो रहा होता है ना, तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन होता है एनवायरमेंट से? वो होता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, है ना, वेजिटेटिव कैरेक्टर, रूट, स्टेम, लीफ अगर प्लांट है तो वेजिटेटिव कैरेक्टर तो बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाता है। किससे? एनवायरमेंट से। और हम उसको भी उतना ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जितना रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को दे रहे हैं। तो ये बार बार अगर एनवायरमेंटल में चेंजेस हो जाए तो प्लांट्स पे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में बहुत सा अंतर आ जाएगा। इसलिए ये कैरेक्टर को इस तरह से प्लेस करना ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक था। तो आर्टिफिशियल सिस्टम का ड्रॉबैक भी एग्जाम में पूछ सकता है। व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? कहेंगे दिस सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में एक कैरेक्टर को लेके चले थे, इसको दूर प्लेस कर दिए, और जो बहुत डिफरेंट प्लांट्स थे एक ही कैरेक्टर में वो कॉमन थे उनको क्लोज कर दिए। तो कई बार ऐसा हुआ कि रिलेटेड स्पीसीज आर kept apart and unrelated species are kept together। जो unrelated species थे ना उनको एक जगह पे प्लेस कर दिया गया, और जो बिल्कुल सिमिलर कैरेक्टर के थे, एक कैरेक्टर पे डिफर कर रहे थे, हमने उसी कैरेक्टर को कंसीडर कर लिया और हमने इसको अलग कर दिया। तो ये बड़ा ही ड्रॉबैक, बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक क्या था? हमने कहा कि वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दे दिया गया। ये फिर अपने आप में एक ड्रॉबैक था। क्यों? कि अगर हम इक्वल वेटेज देते हैं तो वेजिटेटिव कैरेक्टर को वेट देना, वेजिटेटिव कैरेक्टर हमेशा चेंज कर सकता है ना, एनवायरनमेंट इसको चेंज कर सकता है, और उतना ही वेटेज देने से इस सिस्टम के ड्रॉबैक के जो ड्रॉबैक था वो बढ़ गया। तो ये हम लोग देखें आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल सिस्टम को एक बार हम लोग फिर से समअप करेंगे।
आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन वन और फ्यू कैरेक्टर। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेंगे हैबिट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे, शेप ऑफ लीव्स के बेसिस पे, इन किसी भी चीजों के बेसिस पे ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनता है। पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। दूसरा, ये सिस्टम को मेनली इसमें जो भी साइंटिस्ट लोग वर्कआउट किए वो वेजिटेटिव कैरेक्टर को लेके चले। वेजिटेटिव कैरेक्टर पे एम्फेसिस देना एक गलती थी, लेकिन जब हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, अरिस्टोटल और लिनियस दो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि अरिस्टोटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड लिनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैसे होंगे। तो लिनियस के बारे में कहा गया कि लिनियस ने प्लांट को स्टामेन के बेसिस पे 24 क्लासेस में डिवाइड किया, और चूंकि स्टामेन को कंसीडर किया इसीलिए स्टामेन को कंसीडर करना एक सेक्सुअल कैरेक्टर था। हमने इस सिस्टम को सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का नाम दिया। इसके ड्रॉबैक क्या हो गए, इसमें सिमिलर प्लांट्स आर केप्ट टुगेदर नहीं, सिमिलर प्लांट्स आर केप्ट अपार्ट और डिसिमिलर प्लांट्स आर केप्ट टुगेदर। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। जो आपस में सिमिलर होने चाहिए थे उनको दूर दूर रख दिया गया, और जिनको दूर होना चाहिए था, जो कोरिलेटेड नहीं थे, उनको बिल्कुल करीब और एक ग्रुप में रख दिया गया। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए एक दूसरे सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ जिसका नाम दिया गया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचर अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट होती है, नेचर अपने आप में कंप्लीट होता है, ये याद रखना बच्चों। इस सिस्टम में ऑल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आर कंसीडर, सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को अगर कंसीडर करके, जैसे रूट का कैरेक्टर, स्टेम का कैरेक्टर, लीफ का कैरेक्टर, फ्लावर का कैरेक्टर, इन्फ्लोरेसेंस का कैरेक्टर, फ्रूट का कैरेक्टर, सीड का कैरेक्टर, सारे इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को अगर हम कंसीडर करके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इस सिस्टम का नाम रखते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका मतलब इन दोनों क्लासिफिकेशन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट क्लासिफिकेशन, क्या आंसर देंगे आप? It is a natural system of classification which is one of the best classification. क्यों? Because it is based on all important morphological characters, सभी important morphological character को कंसीडर किया जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल मॉर्फोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, इट रिप्रेजेंट नेचुरल सिमिलरिटीज। इसका मतलब नेचर में सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन बेस्ड हो गया। सिमिलर प्लांट्स को एक जगह पे रखा गया क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को एक साथ रख लिया गया, और जो डिसिमिलर प्लांट होंगे वो बिल्कुल दूर रखे गए। तो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे हम लोग क्या कहेंगे, इस सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाएगा नेचुरल सिस्टम, जिसमें सारे ऑल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को। तो ये जो क्वेश्चन आता है ना बच्चों, ये जो हम घेर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन है ऑल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आर कंसीडर। यहां पे जो घेरे हैं ए फ्यू और वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आर कंसीडर, तो ये क्वेश्चंस का ऑप्शन होगा आपको ऑल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आर कंसीडर। जब कभी ऐसे क्लासिफिकेशन की बात करेंगे इसको नेचुरल सिस्टम मानेंगे। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देने वाले एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे बेंथम और दूसरे थे हुकर। चूंकि दोनों मिलके काम कर रहे थे इसलिए इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने नाम दिया बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। शॉर्ट में जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर से सिर्फ हुकर ये टर्म को लीजिए और हम लोग ये दोनों टर्म को मिला के कहते हैं बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहां पे दो तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन ऑल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। कैसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर? रूट के, स्टेम के, लीफ के, फ्लावर्स के एंड फ्रूट्स के सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को जब कंसीडर करते हैं हम लोग इसको कहेंगे नेचुरल सिस्टम। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ, तुम्हारे पास ऑप्शन होगा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन होगा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और तीसरा और एक इंपॉर्टेंट होगा जिसका नाम होगा, और उसका नाम होगा बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तीसरा होगा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तीसरा क्या होगा? नेचुरल। तो हम लोगों ने देखा तीन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं, एक आर्टिफिशियल होता है, दूसरा नेचुरल होता है, और तीसरा हम लोग कहते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल में क्या हो गया? ऑल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आर कंसीडर्ड, सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को कंसीडर किया गया। एंड इसमें फिर क्या हो गया? ऑल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप हुआ उनमें सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन दिया गया बेंथम एंड डाल्टन हुकर के द्वारा। ये ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर
बहुत से क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज रूट के, स्टेम के, लीफ के, फ्लावर के, फ्रूट के सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को लेकर कंसीडर किए और क्लासिफिकेशन किए। हम लोगों ने इसका नाम रखा नेचुरल सिस्टम। और नेचुरल सिस्टम नेचुरली सबसे अच्छा सिस्टम होगा। इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो क्या कहेंगे, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम। नेचुरल सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को लेकर हम लोग चले, इसीलिए कैरेक्टर वाइज जब हम लोग इनको ग्रुपिंग कर रहे होंगे तो सिमिलर कैरेक्टर वाले प्लांट एक जगह पे और डिसिमिलर कैरेक्टर वाले दूसरे जगह पे चले जाएंगे। ये नेचुरल एफिनिटीज, जो नेचर में अपने आप एफिनिटीज थी ना, उनके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है बैंथम एंड डाल्टन हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम लोग आएंगे तीसरे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। अब तक जो दो क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे थे, इनमें किसको कंसीडर नहीं किया गया? अब तक इवोल्यूशन से रिलेटेड किसी बात को नहीं लिया गया। पहले में फ्यू और वन कैरेक्टर को लेके क्लासिफिकेशन किया गया, लेकिन दूसरे में ऑल इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव कैरेक्टर को लेके क्लासिफिकेशन किया गया। इन दोनों में कहीं भी किसको नहीं कंसीडर किया गया है? इवोल्यूशन को नहीं कंसीडर किया गया। लेकिन अब जो ही इवोल्यूशन को हम लोग कंसीडर करेंगे, अब इसका नाम बदल देंगे और कहेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या नाम रखेंगे इसका? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अब हम लोग चल रहे हैं थर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।